अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, नीतीश कुमार बदल गए हैं और इतना बदले कि 4 साल में तीसरी बार शपथ ले ली और इस बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लौट गए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राजनीति में ऐसा करिश्मा और ऐसा काम और विचारधारा का इतना ज़बरदस्त यूटर्न सिर्फ नीतीश कुमार ही ले सकते हैं। इसका आने वाले वक्त में जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया अलायंस को ये जो झटके पे झटके लग रहे हैं इसका इम्पैक्ट नॉर्थ की पॉलिटिक्स में क्या होगा, और अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नीतीश के नेतृत्व को स्वीकारेगी और आने वाले वक्त में राजनीति कितनी बदलेगी, हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। बहनों भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ कि नीतीश कुमार से राजनीति सीखिए। मैं ऐसा कहता नहीं हूँ और न मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार से राजनीति सीखिए, लेकिन राजनीति में अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बचाए रखना और रिलीवेंट रहना, यह नीतीश कुमार से सीखना चाहिए सबको। वो पार्टी जो बिहार की राजनीति में तीसरे नंबर की पार्टी है, जिसके पास सिर्फ 45 एमएलए हैं और उसके नेता को हर कोई दूल्हा बनाने के लिए आतुर है। वो चाहे बीजेपी हो, पूरा एनडीए हो, या अपोजिशन हो और या फिर बीजेपी हो। ये करिश्मा सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। लोग उन्हें अवसरवादी और न जाने क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान दौर की राजनीति में रेलिवेंट बने रहने के लिए जो कुछ किया जा सकता है, नीतीश कुमार इसके उदाहरण हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान में लोग बातें करते हैं विचारधाराओं की, लेकिन कोई विचारधारा पर चलता नहीं। तो दोष अकेले नीतीश कुमार को ही क्यों देना कि नीतीश कुमार विचारधारा से यू टर्न लेते हैं। नेताओं के कई चेहरे होते हैं, नीतीश कुमार के भी कई चेहरे हैं, तो इसमें लोगों को बुरा क्यों लग रहा है। नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि वो किसी एक के साथ परमानेंट हैं। अभी भी उन्होंने नहीं कहा कि जहां वो गए हैं वो हमेशा के लिए गए हैं। उन्होंने कहा जहां गए थे वहीं लौट आए हैं। अगर उधर कभी गए तो कहेंगे वहीं से गए थे वहाँ लौट आए। तो राजनीति में, और विशेष तौर पर जब आप सत्ता की राजनीति करें, तो इतनी आसानी से स्विच कर लेना ये सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। उनके ऊपर तमाम आरोप लगते हैं कि उन्होंने विपक्ष की एकता को नुकसान पहुंचाया, बीजेपी के यहाँ सरेंडर कर दिया या बीजेपी से हाथ मिला लिया। लेकिन नीतीश कुमार शायद नॉर्थ इंडिया में इकलौते ऐसे नेता हैं जो वक्त रहते वक्त की नब्ज को समझ लेते हैं और अपने वोटर को भी अपने साथ कन्विंस कर लेते हैं। ऐसे नेता का नाम है नीतीश कुमार। आप उनको लाख कोसें कि वो अवसरवादी हैं, गलत हैं, कुर्सी कुमार हैं, पलटू राम हैं, कैसा भी नाम दें, लेकिन उनकी रेलिवेंसी देखिए कि लालू यादव भी उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं और नरेंद्र मोदी जी भी उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। और जब इंडिया अलायंस बना था तो ये भी था कि उनको संयोजक बना दिया जाए, उनको महत्वपूर्ण योगदान मिलता था। ये वही नीतीश कुमार है जो तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक विपक्ष की एकता को कायम करने के लिए, तब इंडिया अलायंस अस्तित्व में ही नहीं था, वो अकेले ही घूम रहे थे पूरे देश भर में और विपक्ष को एक कर रहे थे। और उस एकता का लाभ उनको कहाँ मिला? बिहार में मिला। नीतीश कुमार कंफर्टेबली चीज़ों को चेंज कर लेते हैं और ऐसा करने वाले अपनी पीढ़ी के शायद वो आखिरी नेता हैं। लेकिन इससे विपक्ष की एकता को कितना बड़ा झटका लगा? बहनों भाइयों, बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार कोई सामान्य नेता नहीं है। 9वीं बार और 17 साल से लगातार चीफ मिनिस्टर हैं। ये इतने लंबे वक्त तक बिहार जैसे प्रांत का जहां हर गली में एक नेता हो, वहां पर मुख्यमंत्री बने रहना ही बड़ी उपलब्धि है। आप सोच रहे होंगे कि सब जगह तो उनको भला बुरा कहा जा रहा है, तो मैं तो क्यों अच्छा कह रहा हूं? मैं अच्छा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हर नेता अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सिक्योर करता है। तो नीतीश ने भी किया। इसमें लोगों को बुरा लगता है तो शायद लगे, लेकिन नीतीश कुमार ने ये समझ लिया कि अगर वो अपोजिशन के साथ रहते हैं तो उनके हिस्से में लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि पटना हो या दिल्ली, ये ताकत को सलाम करते हैं और वहाँ जो ताकत में है सलाम उसी को मिलेगा। नीतीश कुमार किसी के साथ स्थायी नहीं, वो अस्थायी भाव के नेता हैं और ऐसा उनकी राजनीति में आपको हमेशा देखने को मिला है। इसलिए उनकी विश्वसनीयता को लेकर कई बार लोग बड़े भ्रम में रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार वही करते हैं जो उनको और उनकी राजनीति को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है, और ऐसा करने वाले वो इकलौते नेता हैं। और उनकी स्वीकार्यता बीजेपी में भी उतनी ही है। और कमाल की बात देखिए कि माइनॉरिटीज़ की भी पॉलिटिक्स करने वालों के यहाँ भी
और पिछड़ों और दलितों की राजनीति करने वालों के यहाँ भी नीतीश कुमार की उतनी इज्जत है, नीतीश कुमार की उतनी ही स्वीकार्यता है। वो बड़े कद के नेता है, लेकिन कितनी आसानी से वो मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी विचारधारा में बदलाव भी कर लेते हैं। ये बदलाव सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, इसीलिए उनको अवसरवादी भी कहा जाता है। और नीतीश कुमार का उधर चले जाना ये अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा झटका है। अपोजिशन इससे कैसे उबर पाएगा, वो भी तब जब राहुल गांधी की यात्रा बिहार में दाखिल हो चुकी है और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि नीतीश कुमार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और उसके पहले ये राजनीतिक विस्फोट हो गया। इससे राजनीति में क्या परिवर्तन आया है, ये अगले 1 घंटे में हम लोग चर्चा करेंगे विभिन्न पार्टी के प्रवक्ताओं से, गेस्ट से, पैनलिस्ट से, वरिष्ठ पत्रकारों से, और ये समझेंगे कि इससे सिर्फ बिहार ही नहीं यूपी की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि बड़ी चर्चा थी कि अंबेडकर नगर से लड़ सकते हैं वो नीतीश कुमार, या फूलपुर से लड़ सकते हैं, मिर्ज़ापुर से भी लड़ सकते हैं, उनको लेकर बड़ी चर्चाएं थी। लेकिन अब जब वो बीजेपी में चले गए हैं तो ऐसे में अपोजिशन के लिए यूपी में नीतीश कुमार जो पिछड़ों की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, ये खतरा भी टल गया है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आगे इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे। यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए, बिहार की सुरक्षा के लिए, बिहार की विधि व्यवस्था के लिए नीतीश जी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और मैं समझता हूं बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को और बीजेपी को सही सबक सिखाएगी जब चुनाव का वक्त आएगा। बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है और यकीनन इसमें सबसे बड़ा रोल है नीतीश कुमार का। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शरद त्रिवेदी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अजय सिंह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप जी मुझे बिहार से ज्वाइन कर रहे हैं। और मनीष वो शख्स हैं जिन्होंने पूरे 1 साल से बिहार की सामाजिक और राजनीतिक माहौल में भूचाल मचा रखा है। और जब सरकार गिरी और हालांकि नीतीश दोबारा बने तो सबसे ज़्यादा खुश वही हुए क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे वक्त तक उत्पीड़न भी झेला है। तो बिहार के राजनीतिक माहौल पर भी वो हम उनसे बात करेंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद समय देने के लिए। अजय सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपके नेता और आप ऐसे कैसे कर लेते हैं, मतलब ये क्या खूबी है आप लोगों में, और इस तरह का विचारधारा का एकदम यू टर्न लेना ये आपके लिए कितना आसान होता है? मिश्रा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको मालूम है कि पूर्व में देखिए बिहार की जनता ने माननीय नीतीश जी को लालू जी के जंगल राज्य के खिलाफ हिलाया था। और माननीय नीतीश जी जो हैं, नीतीश शब्द भगवान कृष्ण का नाम है। भगवान कृष्ण, नीतीश जी चाहे काजल की कोठरी में रहे हों या फूलों की बाग में, माननीय लालू जी के साथ रहे हों या एनडीए गठबंधन में, हम हमेशा कभी भी अपने असूलों से, अपने विचारों से समझौता इन्होंने नहीं किया। यही विचारों से समझौता नहीं जी किया? नहीं, हम जहां थे आज ताज्जुब की बात है। आज 17 साल पहले, मैं अगर बिहार की जनता के भाषा में बोलूं तो बिहार में बहार है और 17 सालों से नीतीश कुमार है। यहाँ 17 साल पहले जहां हम थे वहीं आज भी हैं और भविष्य में हम वहीं रहेंगे। हमारे साथ साथी बदलते रहे, कभी हम काजल की कोठरी वाले के साथ रहे और कभी फूलों के आप पर आरोप लगता है कि आप और आपकी पार्टी के नेता अवसरवादी हैं और जनमत का सम्मान नहीं करते हैं। देखिए, आप कहेंगे तो मैं इसके पीछे तथ्य और तर्क भी प्रस्तुत देखिए करूंगा। हमारे नेता, मैं यहाँ फिर आपको स्पष्ट करता हूं कि बिहार की जनता नीतीश जी की इसी अदा पे तो फिदा है। अच्छा, बिहार की जनता नीतीश जी बिहार के विकास के लिए चाहे जिस हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और इसी अदा पे बिहार की जनता उन पे फिदा है। तभी हमारे साथी बदलते रहते हैं, चाहे वो फूलों के बाग वाले हों या काजल की कोठरी वाले। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि लालू का जंगल राज जी, तो क्या ये अवसरवादिता और जनता के दिए गए जनमत का अपमान नहीं है कि आप लालू यादव के पार्टी के साथ जाकर आपने 17 महीने तक सरकार चलाई? क्या ये अवसरवादिता नहीं है? देखिए, हमें मालूम था,
हम लोगों ने सोचा कि इनकी आदत बदल गई होगी, लेकिन माननीय लालू जी ने नौकरी के बदले में जो जमीन लिया था, इधर बिहार सरकार की नौकरियों में तेजस्वी जी को किसी प्रकार की कोई जमीन नहीं मिल पाई। इसके वजह से ये लोग बौखलाए हुए हैं और इस नियत के वजह से ये अनाप शनाप बातें करते रहे, उल्टी सीधी सरकार में हस्तक्षेप करते रहे, जिसके वजह से इनको हमें छोड़ना पड़ा। पर विपक्ष के तो बड़े चेहरा थे, वो तो खुद पूरे बीजेपी के खिलाफ देश भर में घूम रहे थे, सबको एकत्र कर रहे थे और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं कि अगर हम टेलीविज़न पर इस वक्त चलाएंगे तो आप असहज महसूस कर रहे हैं। इससे नीतीश कुमार की साख को पूरे देश भर में धक्का लगा है। जी मिश्रा जी, मैं इस बात को मानता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को ये बतलाना चाहता हूं कि माननीय नीतीश जी ने विपक्षी गठबंधन को एक गठबंधन बनाने की कोशिश किया था, लेकिन कांग्रेस के अति महत्वाकांक्षा के वजह से वो गठबंधन ठगबंधन बन करके रह गया और मेढक तौलने अच्छा, जैसा हो गया। अब ये ठग हो गए हैं सब। सर, यहां मेढक तौलने की स्थिति आ गई। बंगाल में ममता जी, तो पर तौलने में सबसे बड़े व्यापारी तो आपके ही नेता थे जब मेढक तौले जा रहे थे। हम यही बता रहे हैं कि हमने गठबंधन बनाने की कोशिश किया, लेकिन एक कांग्रेस के अति महत्वाकांक्षा से एक गठबंधन न होकर के ठगबंधन महत्वाकांक्षा अलग चीज है और ठग होना अलग बात है और मेढक तौलना एक अलग विषय है। जी, हम आपके नेता क्या मेढक तौलवाने के लिए पूरे देश भर में घूम रहे थे? हमारे नेता जो कांग्रेस पूरे देश में अछूत पार्टी बन गई थी, क्षेत्रीय दलों से उन्हें सम्मान दिला करके हमारे नेता ने, चाहे वो माननीय अखिलेश जी हों या माननीय ममता जी हों या माननीय चंद्रशेखर जी हों, सबसे उन्होंने सम्मान दिलाया। ये लोग चाहते थे कि कांग्रेस और भाजपा मुक्त हमारा गठबंधन बनेगा। एक तो बात महसूस करते होंगे कि आपकी कोई वैचारिक राजनीति नहीं है, आपकी राजनीति ये है कि एन के एन प्रकारेण बस बिहार की सत्ता में बने रहे। जी, जेपी और लोहिया के सपनों को साकार करते हुए नीतीश जी 17 सालों से बिहार को, इतने बड़े नेताओं को बख्श दीजिए। बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश को, मिश्रा जी, मैं सच कह रहा हूं, उनको बख्श दीजिए। देश के अग्रणी राज्यों में ला करके खड़ा किए हैं, उनके विकास की वजह से बिहार की जनता उन पे फिदा है और माननीय नीतीश जी पे वो हमेशा फिदा रहेगी। इसीलिए हमारे साथी बदलते रहते हैं, हम अपना विचार नहीं बदलते। हम जहां 17 साल पहले थे वहां आज भी हैं और भविष्य में वहीं रहेंगे। आपको ऐसा करने में कोई अफसोस नहीं होता? सर, मैं तो बताया कि 17 साल पहले जहां हम थे बिहार विकास के लिए, वो आज भी हैं और कल भी वहीं रहेंगे, चाहे हमारे साथी आते रहे और जाते रहे। और ऐसा आप सीना ठोक के लोगों से वोट मांगने भी जाएंगे? जरूर जरूर। बिहार की जनता नीतीश जी पे फिदा अद्भुत है, ये सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं। मैं शरद त्रिवेदी जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। त्रिवेदी जी, आपका बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार, आपको मुबारक हो। त्रिवेदी जी, नीतीश कुमार आपको मुबारक हो। सर, आप मुबारकबाद ले नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं, थोड़ा सा आवाज बीच में मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार आपको मुबारक हो। नहीं, देखिए, वो पहले भी हमें मुबारक थे, लेकिन किसी वजह से, जैसे हमारे मित्र अजय जी ने बताया कि उनको जो ये ठगबंधन है उसमें जाना पड़ा, किस तरह उनको बरगलाया गया, किस तरह जब उन्होंने खुद इस गठबंधन की कल्पना करी थी तो उसके बाद जो उनको कन्वीनर बनने के लिए जब कहा गया तो उनको बनने नहीं दिया गया। नाम से भी वो नाखुश थे, क्योंकि जो युवा नेता, ईमानदार नेता और ममता दीदी के बीच में ये फाइनल तय नहीं था कि ये नाम दिया किसने है, और वो नाम के भी खिलाफ थे, लेकिन फिर भी ये नाम रखा गया। तो ये गठबंधन जो है वो ना होना था, ना है, ना होगा। लेकिन ये है कि इनके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, न जाने हम क्या क्या करते रह गए। तो इसका कोई भूत भविष्य नहीं है। और नीतीश जी है जिन्होंने देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका था और किस तरह हम लोग देश की सेवा में लगे थे। राष्ट्रवादी पार्टी है, इसलिए वो आ गए वापस, तो उनकी घर वापसी हो गई है। तो घर वापसी हुई। तरह का उनको अपमान सर, पिछले दिनों ने विधानसभा में महिलाओं को लेकर बड़े खतरनाक कमेंट किए थे नीतीश कुमार ने। तब आपकी पार्टी ने पूरे देश भर में नीतीश कुमार के हर जिले में पुतले फूके थे, मुझे मनीष कश्यप ने बताया था, और कितना तांडव हुआ था, क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए थे बीजेपी के नेताओं के द्वारा। और अब वही नीतीश कुमार आपकी पार्टी को मुबारक है। ऐसा वैचारिक क्रांति आप कैसे कर लेते हैं? मिश्र जी, देखिए, इस बात पे उन्होंने खेद व्यक्त किया था। उन्होंने विधानसभा में भी किया था, विधानसभा के बाहर भी उन्होंने खेद व्यक्त किया था कि उनसे बातों बातों में इस तरह की बात हुई थी और वो इससे गुरेज करेंगे, आगे से ऐसे कभी नहीं होगा। जी, और आपने आसानी से माफ भी कर दिया उनको।
नहीं, हम नहीं, जनता माफ करती है, हम कौन है माफ करने वाले? वो देश के बड़े नेता हैं, उम्र में भी और पद में भी, कद में भी, हर तरह से वो बड़े हैं, तो ये तो जनता उनको क्या अकेले जाने की आपकी स्थिति नहीं थी बिहार के चुनाव में, इसलिए आपको नीतीश कुमार जो तीसरे नंबर की पार्टी है, जिनके पास सिर्फ 45 विधायक हैं, आपके पास 78 विधायक हैं, आपको उनको बार बार सरेंडर करना पड़ता है वहां पे आपको, और उनको अपना नेता मानना पड़ता है? हम तो 10 साल से सत्ता में हैं। जब वो साथ थे तब भी हम सत्ता में, जब वो साथ नहीं थे, जिस तरह उनको बरगला के बाहर ले जाया गया है, तो हम तो तब भी सत्ता में थे, हमारे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नीतीश बाबू जो हैं वो क्योंकि दूरदर्शी व्यक्ति हैं, वो देश और सर आप लोग अवसरवादी और ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे सर, जो संसदीय नहीं मैं यहाँ चलाऊं, अब आप कह रहे हैं दूरदर्शी हैं, तो आप पहली बार भी कहे थे तो भी मैं मान लिया, अभी आप कह रहे हैं वो दूरदर्शी हैं तो भी मान ही लेते हैं। नहीं, देखिए, जनता जिसको चुन के ला रही है, जनता सर जनता ने नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पे रखा था, जनता ने उनको नहीं चुना था। नहीं, देखिए, सत्ता जनता जो को चुनना होता तो चुनते, उन्हीं के नेतृत्व में आई है। सर ये तो जबरन वाली बात हो गई। मैं उदयवीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उदयवीर जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके लिए कितना बड़ा झटका है जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि आप लोग काफी कुछ अरमान राजनीतिक रूप से पाले हुए थे कि नीतीश कुमार यूपी में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों की भी सहायता करेंगे। ये हमारे लिए झटका नहीं है, पूरी राजनीतिक कम्युनिटी जो है, पूरा पॉलिटिकल समुदाय के लिए झटका है। एग्रीड। जो नीतीश कुमार जी ने किया है, इससे हर दल का नेता शर्मसार है, और उसकी एक ऐसी इमेज बन रही है कि वो अपने बच्चों के बीच में खड़ा होता है तो शक की निगाह से देखते हैं कि पता नहीं कब पलट जाएगा, क्या कर देगा हमारा बाप। एब्सोल्युटली राइट। हमने कभी नीतीश कुमार जी को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित किया, उनके ही लोग, जनता दल यू के ही लोग ये चलाते थे कि आज समीक्षा की गई यहाँ की वहाँ की, वो उनकी समस्या है। समाजवादी पार्टी के किसी प्रवक्ता ने, किसी पार्टी प्लेटफॉर्म से, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने कोई उनके लिए न ऑफर दिया पार्टी को, उनकी को, न किसी ने कोई कुछ किया। अब सवाल ये है, कई बातें, क्योंकि हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में हैं नहीं वहाँ बिहार में, लेकिन फिर भी कुछ बातें कही जा रही हैं, तो मैं समझता हूँ पैनल पे हूँ तो मुझे कुछ बात स्पष्ट कर देनी चाहिए। पहली बात तो ये कहना कि हम लगातार बने हुए हैं, जनता आशीर्वाद दे रही है। जेडीयू का वोट था 37 से 40% तक एवरेज वोट रहा है 2005 से लेके आखिरी चुनाव तक, और पिछले चुनाव में वोट आया जेडीयू को 15.39। ओके, 15.39। कहाँ 37 और 40 और कहाँ 15.39। इनकी सीटें 115 तक रही हैं विधानसभा में, और पिछली भी आई 43। ऑल टाइम लो, लाइफ टाइम लो सीटें हैं ये जेडीयू की। उसके बाद भी हम बने हुए हैं, जनमत है और जनता का आशीर्वाद है, और तो आप सिस्टम में बने हुए हैं, और देखिए सिस्टम में बनाई सफलता का परिणाम है, सफलता की गारंटी है। तो तहसील और थाने के दलाल तो 85 साल से बने हुए हैं, उन्हें तो कोई हटा ही नहीं पाता, बताते सर। ये बात आपको तब क्यों नहीं याद आई जब वो आरएलडी ने, प्लीज सर, पहले राउंड में मैं आपको जवाब, अब मेरा सवाल है आपसे, ये बात आपको तब क्यों नहीं समझ में आई जब आप उनका समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर वेलकम कर रहे थे? ये बात आज क्यों याद आ रही है? मैं इस पे भी आऊंगा। मैंने सिर्फ ये कहा कि इस तर्क को मैं स्वीकार नहीं करता कि हम सरकार में इसलिए हमारा सब सही है। नीतीश कुमार जी कल भी, मैं आज कह रहा हूं हिम्मत करके, नीतीश कुमार कल आए थे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हमको बनाने कि आप गठबंधन में रहिए, हम जल्दबाजी में नहीं थे। कल भी नीतीश कुमार आएंगे कि भाजपा को हराने के लिए आप हमारे साथ आइए, तो हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारा मूल मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को हराना है। नीतीश कुमार को बताना है कि तुम कभी जिताते हो, कभी हराते हो। हमारा मूल मुद्दा आरजेडी को हराना नहीं है, कांग्रेस को हराना नहीं है, बसपा को हराना नहीं है। आरजेडी की पॉलिटिक्स क्लियर है कि हम भाजपा के खिलाफ हैं, समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स क्लियर है, हम भाजपा के खिलाफ हैं। तो हमारे को जब भी कोई आएगा, कोई अलायंस बनेगा, कोई गठबंधन बनेगा जिससे भारतीय जनता पार्टी को हारने का समीकरण बनेगा, तो हम हराएंगे। तो कल को अगर अप्रोच करते हैं तो आप भी अपनी स्टैंड को बदल लेंगे? नहीं, हमारा स्टैंड कहाँ, एक जगह है। अगर आप हमारे स्टैंड पे आना चाहते हैं
कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, क्योंकि हमारी वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम तो अपने विचार पे कायम हैं। नीतीश कुमार जी या कोई भी XYZ अगर ऐसी परिस्थिति पैदा करता है जिससे कि इस देश के संविधान से मजाक करने वाली पार्टी हारती है, तो हमको स्वागत करना चाहिए उसका। मैं कुछ और बात बता रहा था, आपने थोड़ा बीच में सवाल पूछ के आप ड्रिल कर देते। तो प्रश्न सवाल पूछना डिरे नहीं, मुद्दा दूसरा चला जाता। अच्छा ठीक है, बोलिए। मूल बात यह है कि नीतीश कुमार जी जो आज कह रहे हैं RJD में ये खराबी वो खराबी, उन्होंने ही तेजस्वी को अपना 2025 के लिए उत्तराधिकारी घोषित किया। चिल्ला चिल्ला के कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। हमारे दफ्तर में आके कहा हमारी तो शिकायत इतनी है, आप जा रहे थे तो एक बार हमें तो बताते, हम न कांग्रेस हैं न हम RJD हैं, भाजपा के साथ तो हम जा ही नहीं सकते थे। आपको धोखा दिया नीतीश कुमार ने? नहीं, उन्होंने तो हर व्यक्ति को धोखा दिया जिनने उनकी बात में भरोसा किया। मैंने तो आपसे इतनी बड़ी बात कह दी कि जब उन्होंने पूरी पॉलिटिकल क्लास को बदनाम कर दिया इस एक्ट से, वो शिकायत करते, कांग्रेस की शिकायत करते, अगर कांग्रेस से नाराजगी थी, RJD से नाराजगी थी, किसी को बताते, कहते, कोई चर्चा होती। अचानक रात में उठे और सुबह राजभवन गए और शाम को शपथ ले लिया जैसे पहले किया था, तो वो एक अलग बात है। और इस दोनों बातों से भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है, क्या ऐसा कारण है कि चलिए नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री बनना था, सरकार कायम रखनी थी, वो सरकार में कायम हो गए। भारतीय जनता पार्टी तो एक मस्त बहुमत से जीत रही है पूरे देश में, जैसा इनका दावा है, कहीं कोई लड़ाई में ही नहीं है। इनको क्या जरूरत पड़ी कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरी बड़ी बड़ी घोषणाओं को मिटाना पड़ता है? कील कांटे दुरुस्त कर रहे होंगे। इनको क्या जरूरत पड़ी भाई कि जो पीछे से कहानी आ रही है कि वहाँ के पूर्व चीफ सेक्रेटरी से लेके और उनके MLC तक सबको ED ने उठाया, जांच की, तो आप लालू जी की तरह लड़ना नहीं चाहते, इसलिए केस नहीं होता आप पे। जिसका दबाव पड़े, जिसकी सरकार बने, उधर भाग जाइए, केस नहीं होगा। तो क्या मैं ये मानूं कि ये विपक्षी एकता का बड़ा बिखराव है नीतीश का उधर चले जाना? देखिए, राजनीतिक ताकतें जुड़ती घटती रहती हैं। मैंने आपको पोल परसेंट बताया था ना कि यही नीतीश कुमार 3740% पाते थे, 15% पे आ गए। 24 में क्या होगा? अच्छा ये भी बता दो। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की सार्वजनिक भर्त्सना देश विदेश में बड़ी बदनामी हो रही नीतीश, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी पॉलिटिक्स को स्टेब्लिश किया, क्योंकि कोई आरोप नहीं लगा पाए। आप कह रहे हैं नौकरी बारी में वो पैसा नहीं ले पाए, और कहे जमीन नहीं मिली, जमीन नहीं मिली। ये इस तरह की बातें कहने में थोड़ा शर्म महसूस करनी चाहिए। आपने कोई फैसला लिया, आपने फैसले के पक्ष में। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, उसके बाद मनीष कश्यप के साथ चलूंगा। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं उनकी भी बात सुनने के लिए। उमाशंकर जी आपका शुक्रिया। राहुल गांधी की यात्रा जब बिहार के भीतर दाखिल हो रही है, उसी वक्त आपके मेजर पॉलिटिकल पार्टनर जो बिहार में हैं वो आपका साथ छोड़कर आपकी विरोधी पार्टी के पास चले जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि आप ठीक से अपने पार्टनर्स को हैंडल नहीं कर पाए, आपने अपरिपक्वता दिखाई, इस कारण नीतीश कुमार चले गए। ब्रजेश जी देखिए, हम तो अपने पार्टनर को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन ED CBI को नहीं हैंडल कर पाते। जो ED और CBI के डर में आया वो गया। नीतीश भी? हाँ, उदयवीर जी ने अभी, उन पर तो कोई केस नहीं था। उदयवीर जी ने अभी पूरा एक्सप्लेन किया, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। ओके। और भी पहले भी जब उन्होंने पाला बदला था तो वही मामला था, मुकदमा था, और वो पाला बदल गए। मैं अभी JDU के साथी को सुन रहा था, कह रहे थे उनकी इस अदा पर बिहार फिदा है। अदाएं कौन दिखाता है ये पूरा देश जानता है। और मुझे लगता है हरिशंकर पारासाई जी की उनका एक वाक्य मुझे याद आता है। उन्होंने कहा कि राजनीति के ऐसे ही मर्दों ने बेस्याओं को भी मात दे दिया। दिन भर से हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मुझे लगता है ये आप अधिक बोल रहे हैं, इस तरह के शब्दों से तुलना किसी नेता की नहीं। अपना मैं एक शब्द नहीं लूंगा ब्रजेश जी, जो कुछ है मैं वहीं से ले रहा हूँ। सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है, गिरगिटान शर्मा गए हैं और वो नीतीश जी से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। ये सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इसमें मेरा एक भी शब्द नहीं है। नीतीश जी की रीढ़ की हड्डी इतनी कमज़ोर है और लालू यादव जी और उनके परिवार की रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है कि तमाम ED CBI के हर दूसरे तीसरे दिन छापे पड़ते हैं और फिर भी वो परिवार पूरी ताकत के साथ मोदी जी की तानाशाही को खड़े होकर झेल रहा। और मैं तो तेजस्वी यादव जी की इस मैच्योरिटी को अप्रिसिएट करता हूँ। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं नीतीश जी पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करूँगा,
बिहार की जनता उनको वो जवाब मैच्योरिटी देगी। आप कब सीखेंगे? नहीं, हमारे पास तो है, हम लोग तो अभी साथ आप हैं। जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, कर रहे थे, मैंने कहा उससे तो ऐसे लगा कोई खिसियाया हुआ ब्रजेश व्यक्ति जी, है। नहीं, मैंने एक भी शब्द अपनी तरफ से किसी नहीं का बोला भी है। हवाला लेके अगर कुछ नहीं, बोलते हो, सोशल मीडिया तो भरा पड़ा। आपने 3 बार कहा ब्रजेश जी कि अरे बड़ी मैं तो बदनामी कहीं- हो रही है नीतीश जी की, जिसको सुशासन कहा जा रहा है, उनको किन किन शब्दों से नवाजा जा रहा है। और क्या मैं भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्लेषण नीतीश जी को 2022 में दिए, क्या मैं उन पर आऊं? और अमित शाह जी की ही बात कर लीजिए, सिर्फ नीतीश जी को ही पलटू राम कहना उचित नहीं है। याद करिए अमित शाह जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था अब नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद, और दरवाजे खोल दिए। तो देखिए ये दोनों एक ही जैसे हैं। देखिए मैंने डिबेट ओपन की तभी हाँ। कहा कि राजनीति में विचारधारा पीछे की ये- चीज है, पॉलिटिकल हाँ। इंटरेस्ट मायने रखता है। उनका मिला वो चले गए, ये जनता है जो बयानों पे कूदती रहती है। नहीं नहीं, तो इतना बदलाव, दरवाजे बंद हैं और दरवाजे खुल के आलिंगन कर रहे हैं और और क्या पहुंच ये गए आपकी कमी वहां नहीं पर है शपथ कि के लिए। अपने पार्टनर्स के साथ बैठकर सीटों के बंटवारा, चुनाव कैसे लड़ना है, ये तालमेल के बजाय आप लोग तो सीधे मैदान में चले गए। राहुल गांधी ने यात्रा शुरू कर दी नहीं। और इधर आपके पार्टनर्स के साथ अभी तक सीटों के बंटवारे पर कोई बात नहीं हुई। नहीं, तब जब बात चुनाव को खूब चल 40 रही दिन है, बचे हैं। बात खूब चल रही है। नीतीश जी खुद उसके हिस्सा थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी अपना तो काम कल कर अजय रही राय है। ने क्यों स्टेटमेंट दिया जो अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद कि 11 सीटों पर अभी बात फाइनल नहीं है? आपके जो बड़े पार्टनर हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष की सीटें फाइनल, आपकी पार्टी की स्टेट प्रेसिडेंट कह रहे हैं नॉट फाइनल। देखिए इसमें आपको कहीं विवाद दिख रहा है? दिख रहा है। नहीं, इस पे विवाद नहीं है, इस पे सकारात्मक चर्चा चल रही है। 11 सीटों आपने पर अगर पूरे देश भर के 11 विपक्ष को सीटों पर असमंजस में डाल ब्रजेश जी, रखा है। अगर हमारी बात यही बन परिणति है जो आपको नहीं, बिहार में मिली है। हमारी चर्चा चल रही है। 11 सीटों पर अगर बात बन गई तो बात बन गई, आगे हमारी चर्चा तो चल रही अभी है। फाइनल नहीं है मतलब 11? हमारी सकारात्मक चर्चा चल रही है। हमारे अरे राष्ट्रीय वो लॉक नेतृत्व कर ने चुके भी हैं, इस बात उन्होंने को लिखा है बताया। फाइनल। फाइनल जब हो जाएगा तो आपको सबसे पहले पता चल भाई जाएगा। बैठे आप पूछ लो, तो सामने बैठे हैं। हाँ, उदयवीर ये तो जी तो बल्कि खुद हिस्सा हाँ है देखो उसके। इत्तेफाक से ये हाँ। कि जो सीटों का निर्णय होना ये खुद ही शामिल है। हाँ, तो उदयवीर वो जी जानते उसमें। हैं और उन्होंने आपके सामने हाँ, तो अपनी बात इनसे रखी। ये कहने को तैयार हैं कि 11 फाइनल हैं। वो इनके तो- अध्यक्ष ने हाँ, ट्वीट भाई, किया है चर्चा तो और अभी चलेगा। वो स्टेटमेंट बदला नहीं है। ब्रजेश मैं जी, स्पष्ट कर दूं। क्या हाँ, क्या 10 सेकंड, हमारी 1 सेकंड रुक जाओ। जी। हाँ मेरा आपकी बात से इतना इत्तेफाक रखता हूं कि जो कमेटी में लोग नहीं हैं उनको बयान नहीं देना चाहिए, चाहे मेरी पार्टी के हो या किसी और पार्टी के हो। लेकिन इस पर स्थिति स्पष्ट ये है कि समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों का ऑफर दिया है और साथ में लिखा है कि सकारात्मक भाव से हम चर्चा में हैं। यदि किसी सीट पर कहीं जीत के समीकरण के साथ हमें प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार कर लिया जाएगा। फिलहाल 11 है ना? हाँ, ऑलराइट। बिल्कुल वही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि मैं- हमारी चर्चा चल रही है ब्रजेश जी, चर्चा नहीं रुकी है। अरे सर चुनाव आ गया, मत जिस दिन नॉमिनेशन उस दिन तक कर लो, मुझे ये प्रॉब्लम विवाद नहीं होता, यही तो लोकतंत्र है। ये थोड़ी है कि वो अरुण अनुप्रिया पटेल को बोल देंगे कि नहीं लड़ना है तो वो खामोश होकर लड़ जाएंगे। हिम्मत है तो बोल के मैं दिखाए मनीष कोई। कश्यप को आमंत्रित करता हूं, बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं। मनीष जी आपका स्वागत है और धन्यवाद, आपने धैर्य से इन सब की बातें सुनी। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बिहार की ये जो राजनीति है उसका क्या संदेश बिहार के भीतर है। बाहर लोग बिहार के नेताओं को बहुत अवसरवादी मान रहे हैं, बड़ी चर्चाएं हैं और जिस तरह के सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या बिहार के लोग भी वही चर्चा कर रहे हैं या उनको नीतीश जैसे नेता स्वीकार्य हैं? अदा पर फिदा। यहाँ पे सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं और मैं तो उन लोगों को प्रणाम करता हूँ। उन लोगों को मेरे से ज्यादा जानकारी है, ज्यादा नॉलेज है। लेकिन इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार का पर कैपिटा इनकम क्या है, ये लोग थोड़ा सा बता दें हमें, किसी को नहीं पता है। बिहार में हर साल कितना बार बाढ़ आता है और उस बाढ़ से कितने करोड़ का नुकसान होता है बिहार को, ये लोग बता दे। ये लोगों में से कोई नहीं बता पाएगा। ये लोग अपना मोबाइल निकाले और बताएं, हमें नहीं बताएगा। बिहार में कितने % लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, ये लोग नहीं बताएंगे। बिहार में कौन से जाति के सबसे ज्यादा लोग जो है बाहर कमाने जाते हैं, मजदूरी करते हैं, ये लोग नहीं बताएंगे। अभी तक चर्चा हो रहा था कि नीतीश कुमार जी ने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वो ऐसे किया। बिहार के लिए क्या हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। आज चर्चा होना चाहिए कि जो पूस की ठंड रात में बिहार जो ठिठुर रहा है तो वो क्यों ठिठुर रहा है। जेठ की गर्मी में बिहार जो है वो धूप में जल रहा है तो क्यों। क्या नीतीश कुमार की अदा पर बिहार फिदा है मनीष जी? नहीं फिदा है, नहीं फिदा है, एकदम नहीं फिदा है। और
नीतीश कुमार जी वो आरजेडी में जाएं, बीजेपी में जाएं, एकदम बिहार के लोग नहीं फिदा हैं। ये लोग जब तक काम नहीं करेंगे तब तक बिहार के लोग जो है परेशानी, बिहार के लोगों को कैसे परेशानी एक होगा। व्यक्ति 17 साल से लगातार चीफ मिनिस्टर होना, यहाँ प्रधानी नहीं जीत सकता कोई 17 साल तक लगातार, बहुत मुश्किल है। और एक व्यक्ति इतना बड़ा राज्य चला रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को 37 से 40% वोट आया था। जब नीतीश कुमार जी को 115 सीट आया था तो 22% वोट आया था, और मैक्सिमम नीतीश कुमार जी को 22% से ज्यादा कभी वोट आया ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो है 22% वोट आता था, बीजेपी स्टैंड किया, 44% वोट शेयर पे गया और बीजेपी ने सरकार बनाया। बिहार में बीजेपी के पास 34% वोट शेयर है वर्तमान समय में। बीजेपी अगर स्टैंड करेगी तो सरकार बनाएगी, बीजेपी स्टैंड नहीं करेगी तो नीतीश कुमार जी जो है कहीं भी जाएंगे बस स्टेपनी का काम करेंगे, और ये स्टेपनी जो है मेन टायर के रूप में चल रहे हैं और बिहार में हमेशा कुर्सी पे यही बैठे रह रहे हैं। आज जो है बिहार का यूथ, बिहार के लोग, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति नीतीश कुमार कर रहे हैं, या फिर वो एक अवसरवादी नेता है जो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए नहीं पूर्ति हो रहा है। बिहार के लोगों का आकांक्षा का पूर्ति नहीं हो रहा है, ये बात सत्य है। आज जो है हम लोगों को बिहार के लोगों को क्या चाहिए इस पे चर्चा करना चाहिए, और जिस दिन हम लोग इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे, कहीं नहीं तो कहीं जो है ये जो डूब रहा बिहार, मर रहा बिहार, ठिठुर रहा बिहार जो है उस पे जो है बात होगा। इनमें से कितने लोगों ने नदियों से नदियों को जोड़ने की बात कही आपके डिबेट में? अभी तक बिहार जो सबसे ज्यादा परेशान है, नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए। गाने लगे मनीष जी, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं अजय जी? ये जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आप डिबेट जिस सिस्टम में है वही चीज पे हम लोग बात करेंगे ना। अगर नहीं, मनीष ने क्या गलत बात कर दी? मनीष ने विकास के इंडेक्स पे आपसे सवाल कर लिया तो आप इतना तिल मिला गए। मनीष ने कोई आरोप लगाया नहीं, बड़ी अच्छी बात कही। शिक्षा रोजगार की तो बात तो बंदा कर रहा है, कौन सा आपसे आप नाराज हो रहे हैं उनके? नहीं, हम नाराज नहीं हो रहे हैं मनीष जी। आप नहीं, प्लीज अजय जी प्लीज। हाँ मनीष जी बोलिए। आप आइए। नहीं, ये सभी लोग आदरणीय गार्जियन हैं, आइए आप लोग विधानसभा में जो है नदियों से नदियों को जोड़ने का चर्चा कीजिए। बिहार में कैसे कंपनियों को लाया जाए उस पर चर्चा कीजिए। बिहार के युवा जो है आज सड़कों पे रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस पे चर्चा कीजिए। और जब आप लोग विकास करेंगे ना तो आप लोगों के साथ लोग अपने आप खड़ा हो जाएगा, आप लोगों को प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप ये मानते हैं कि नीतीश कुमार एक अवसरवादी नेता है? देखिए, हम ये बात नहीं कह सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी आदरणीय है और यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं आदरणीय है और मैं उनसे छोटा हूं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि बस इन लोगों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है और इन लोगों का दिल जो जवाब दे वो जवाब सुन के ये लोग जो है बिहार की जनता में क्या संदेश गया इस पूरे घटनाक्रम का? देखिए, बिहार तो ऑलरेडी 1990 के बाद बदनाम होना शुरू हुआ, लेकिन जब 2005 में नीतीश कुमार जी आए तो बिहार के लोगों के अंदर एक उम्मीद जगा और 2005 से 2010 तक इतना अच्छा काम किए कि लोगों ने 115 सीट दे दिया नीतीश कुमार जी को और आरजेडी जो है पूरा साफ हो गया था, 20-21 सीट पे आ गया था। लेकिन उसके बाद से नीतीश कुमार जी का ग्राफ क्यों डाउन हुआ, ये लोग खुद स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। आज जो है बिहार का छवि सच में खराब हुआ है और बिहार का छवि नहीं खराब किया जाना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार जी महागठबंधन छोड़ के बीजेपी में आए हैं, इससे मैं संतुष्ट हूं और मैं खुश हूं। उन्हें महागठबंधन की सरकार में जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये मेरा पर्सनल सोच है। लेकिन पूरे बिहार का सोच ये है कि बिहार में विकास होना चाहिए। एक अंतिम सवाल है इस राउंड का अंतिम सवाल है, नीतीश कुमार आपके मुताबिक विचारधारा की राजनीति तो करते नहीं? देखिए, नीतीश कुमार जी एक ईमानदार व्यक्ति है, इसमें नो डाउट। उन्होंने कहीं भ्रष्टाचार नहीं किया और जिस भी मंत्रालय में रहे, जो भी मंत्रालय उनके अंडर में रहा वो साफ सुथरा मंत्रालय रहा, ये चीज है। नीतीश कुमार जी कभी किसी पत्रकार का गला नहीं दबाए, ये भी बात है। नीतीश कुमार जी कभी भी अपने दुश्मनों के पीछे नहीं पड़े, ये भी बात सही है। लेकिन नीतीश कुमार जी जो 2 बार महागठबंधन में गए और उसके बाद से बीजेपी में आए तो इससे उनके साख पे तो बट्टा लगा है, ये बात सत्य है। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में इस तरह का आचरण जो उन्होंने किया है, इसको आप क्या ठीक मानते हैं? नहीं, इसको हम ठीक नहीं मानते हैं, लेकिन इस पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग अगर बोलेंगे तो कहीं नहीं तो कहीं जो है वो भी दूध के धुले हुए नहीं है। आपातकाल कैसे लगा, और बीजेपी क्या दूध की धुली है ऐसे प्रकरणों में? कल तक वो महिलाओं वाले स्टेटमेंट पे नीतीश कुमार को तो दुनिया का सबसे बड़ा विलेन बताया था, तो और आज उनके साथ वो उनकी बारात में डांस कर रहे हैं।
मैं कैसे जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं मैं उनको कैसे गलत कह दूं, क्योंकि वो अपनी पार्टी का पक्ष जो है मजबूती से रखेंगे। कोई भी प्रवक्ता है उनका शुक्रिया मनीष जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के नेक्स्ट राउंड में हम आपसे बाकी विषयों पर भी बिहार की बात करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये नीतीश कुमार की राजनीति किस तरह की है, बिहार के लोगों में कैसा संदेश गया, बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में क्या छवि गई और क्या मैसेज गया, और ऐसा अचानक कैसे हो गया? देखिए, धोखा जो है वो बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतना अकल आती जाएगी। और नीतीश कुमार के शासन में ये बात उठी कि बिहार में का बा, चरित्र, सिद्धांत, वसूल या सिर्फ अपना फायदा, ये बातें आज पूरे देश में चर्चा में हैं। लोग ये कहते हैं कि राजनेता कुर्सी की खातिर अपना ईमान बेच देते हैं, तमाम समझौते कर लेते हैं। बिहार में बार बार इस बदलाव को लोग देखकर इस चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। लोग आज भले ये बात मान ले कि नीतीश कुमार कामयाब राजनेता हैं, 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनाव में आकलन होता है जब परिणाम आता है। बीच में तो आप चाहे जो करते रहिए 5 साल। और प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार हैं राजनीति के, उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा में अगर 20 सीट भी नीतीश कुमार पा जाएंगे तो हम सियासत छोड़ देंगे, जो काम करते अपना वो भी छोड़ देंगे। इस तरह की बात अगर कही जाने लगी है तो ये नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो काजल की कोठरी में रहकर बेदाग रहे और उनमें जेपी जैसा एक बड़ा नेता देखा जा रहा था। लोग ये मानते थे कि वो देश की अगुवाई करने में सक्षम नेता हैं, उनके जैसा एक चरित्र बन रहा है। लेकिन महिलाओं पर विधानसभा में जो उन्होंने बोला और जिस तरह से उनकी पूरे देश में आलोचना हुई और फिर उन्हीं पार्टियों ने उनको अपनाया, तो ये लगता है कि किसी को सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए अच्छा और बुरा लगता है, नहीं तो सबके लिए वो अच्छे हैं। अपनी निंदा कर ली, फिर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। आज अजय सिंह बैठे हैं, इनकी रैली को बनारस में अनुमति नहीं दी सरकार ने, भाजपा ने। 6 रैलियां करनी थी इनको, तब इनके मंत्री आए थे, तिल मिला के वापस चले गए। आज इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी इस पर। नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन की एकता की सारी साख खत्म कर दी। कांग्रेस भी सब कुछ बर्बादी में बहुत महत्व रखती है। ऐसे समय में जब उसको अपने गठबंधन के साथियों के साथ सीटों के बंटवारे पर बात करनी चाहिए थी, तो कांग्रेस के राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निकल गए हैं। वो उन्होंने अपने नेताओं पर छोड़ दिया है कि आप लोग बातचीत करिए। राहुल गांधी को ऐसे समय में मौजूद रहना चाहिए था। ब्रजेश जी, नीतीश कुमार को लोग पलटू राम कहने लगे हैं। पलटू राम इसलिए कि वो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन जिस पार्टी के नाम में है जेडीयू, मतलब यू ही लिखा है टर्न, वो यू टर्न कहीं भी ले सकती है, कभी भी ले सकती है, हरदम ले सकती है। बहुत बढ़िया, नाम में यू है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए, नहीं ठीक बोले आप। भाजपा पहले ध्यान नहीं दिया था कि उनके नाम में यू लगा हुआ है। यू लगा है, तो यू टर्न अगर वो बार बार ले रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक बात। जब इन्होंने कहा कि भाजपा हमारी पार्टी को तोड़ रही है, लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया और भी अपने पार्टी में बनाए हुए हैं। फिर उनको डर सताया कि लालू और लल्लन सिंह मिल रहे हैं, अब लालू से भागो अलग चलो। फिर वही गए भाजपा में। अरे लल्लन सिंह तो ऐसे ऐसे बोलते थे कि उनके अगर बयान चला दिए जाएं तो मतलब ये दोस्ती शायद अभी टूट न जाए। ब्रजेश जी, ऐसी खतरनाक बयान देते थे। मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। अब सियासत में देखिए, जो लोग एक दूसरे के ऊपर गोबर फेंकते हैं, कीचड़ फेंकते हैं, फिर उन्हीं के साथ बैठ के खीर खाते हैं। बड़ा विचित्र सा न्याय आज बिहार ने किया है इस देश में जी वीरेंद्र, और लोग इसको देख रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है? 1 लोकसभा की सीट है
11 सीट दी है समाजवादी पार्टी ने, ऐलान हुआ है। अभी कांग्रेस खुश नहीं है। कांग्रेस अपने सहयोगियों को बचा के रखने में नाकाम है। अगर आज नीतीश गए हैं तो कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये ऐसे कोई एक तरफा मामला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भाजपा के लिए एक बहुत राहत वाली खबर है। जो पूरे देश में एक माहौल बन रहा था, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, वहाँ पर आज इन्होंने बिहार को अपने काफ़ी पाले में मिला लिया है। बीजेपी जहाँ माइनस में जा रही थी वहाँ वो प्लस में आ गई है। अब आप इसे मोदी का मैजिक करिए या मास्टर स्ट्रोक कहिए, अब उत्तर प्रदेश तक भी उसका असर अगर दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, कर्नाटक में जगदीश शेट्टार चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। 6 महीना नहीं बीता, कांग्रेस उनको बचा नहीं पाई, भाजपा में वापस चले गए। तो ये कांग्रेस की कौन सी रणनीति चल रही इस देश में? तो ऐसे कि वो बीजेपी जीतेगी, ये तो थाली में परोस के भाजपा को तीसरी बार दे देंगे सरकार। जी। वैसे एक कहावत चल रही है कि कल नीतीश कुमार जी शपथ लेने के बाद राजभवन में अपना मफलर भूल गए। आधे रास्ते में पहुंचे थे, उनको याद आया तो वो गाड़ी मुड़वाए, फिर पहुंचे। तब तक राज्यपाल घबरा गए कि अरे अब आज इस बार 21 दिन में का उल्टा पलटी हो जाए। इतने मीम चल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कि अब टीवी चैनल खोल के कोई इंटरटेनमेंट चैनल की जरूरत नहीं। नीतीश जी बोले बड़े क्रिएटिव लोग हैं बड़े इस देश में। हाँ, घबराइए नहीं। नीतीश जी ने कहा राज्यपाल से कि भाई घबराइए नहीं, मफलर दे दो वापस लेने आए। कंक्लूड कर भी। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। लेकिन भाजपा ने जब से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, उसके बाद से ये बात सामने आने लगी कि नीतीश कुमार के अंदर खाने कोई बातचीत, कोई डील हुई है। दूसरी ओर जब उनको संयोजक नहीं बनाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया इंडिया गठबंधन का, तब भी वहां पर यह माना गया कि लालू की साजिश से ऐसा हुआ, जैसा कि अजय सिंह बात कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज ये बताती हैं कि सिर्फ धोखा देना धोखा नहीं है, किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी एक धोखा है, और मौका पड़ने पाला बदल लेना भी बड़ा धोखा है। वैसे अमर सिंह एक बहुत प्रसिद्ध शेर कहते थे सियासत में, सुनिएगा, इसी से समापन होगा, कि अपनी गरज थी तो लिपटना कबूल था और बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था, और अब जा रहे हैं ऐसे कि जैसे हमें जानते नहीं और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी, आपने बड़ी सटीक टिप्पणियां कही की और वर्तमान राजनीति जो है उसमें बड़ी प्रासंगिक है आपकी टिप्पणियां। मैं अजय सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं और आज बड़े तीखे सवालों का सामना कर रहे हैं और चौतरफा हो रहे हैं, हम लोग को झेल भी रहे हैं। अजय सिंह जी, आपने धोखा दिया या आपने धोखा खाया? आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई या फिर आप बिहार की जनता के साथ छल कर रहे हैं? देखिए मिश्रा जी, मैंने पहले भी कहा और आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा इसे रिपीट कर रहा हूं कि माननीय नीतीश जी ने किसी प्रकार का कोई यू टर्न नहीं लिया है। अगर यू टर्न लिए होते तो नीतीश जी के जगह पे मुख्यमंत्री कोई और होता। हम जो 2005 में थे वो आज भी हैं और भविष्य में रहेंगे। हम अपने विचारों से समझौता नहीं कर सकते। कौन से वाले विचार? जो लालू यादव जी के साथ थे जी नहीं, या जो अब नरेंद्र मोदी जी के जो साथ? जेपी और कर्पूरी ठाकुर लोहिया के जो विचार हैं उससे हम समझौता नहीं कर सकते। हम कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को टिकट दिया गया था विधायकी का, तो कर्पूरी ठाकुर जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कि अगर बेटा चुनाव लड़ रहा तो मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक वही बात यहाँ स्थिति आ रही है कि माननीय लालू जी, अब यहाँ हम कहें कि लालू जी के लालटेन मतलब लाला प्लस लाली मिला करके जो टेन हैं, इनको बचाने के लिए हमारे नीतीश जी बिहार की सरकार नहीं चला रहे हैं। कब पता चला बल्कि बिहार की जनता को विकास के रास्ते पे लाने। अजय सिंह जी, आपको कब पता चला कि उनके परिवार भी राजनीति में? देखिए, यादव का ये तो आज ही कल परसों ही पता चला। लालू जी के जंगल राज्य के बारे में हमें पहले से पता था, लेकिन हुआ कि ये सुधर गए होंगे। और जमीन के बदले में, मैं अभी इसके पहले आपसे बताया कि जमीन के बदले में नौकरी
लालू जी ने जो लिया था, बिहार सरकार ने जब नौकरी दिया, उसमें तेजस्वी जी को किसी प्रकार की जमीन नहीं मिल पाया, उससे बौखलाए हुए हैं। ये लोग बौखला करके अब माननीय नीतीश जी के कामों में अरंगा डालना चाहे, सरकार को गिराना चाहे, हमारी पार्टी को तोड़ना चाहे, जो कि माननीय नीतीश जी ने इनके मंसूबों पे पानी फेर दिया। आपकी पार्टी कौन तोड़ना चाह रहा था? ये जो माननीय लालू जी की पार्टी है, ये लोग हमारी पार्टी को तोड़ना चाह रहे थे। मुझे ललन सिंह का बयान याद है, उन्होंने और रही बात यहाँ बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है। मिश्रा जी, यहाँ रही बात कांग्रेस की, तो जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसको हम लोग लोकतांत्रिक गठबंधन बनाना चाह रहे थे। माननीय नीतीश जी लोकतांत्रिक गठबंधन बनाना चाह रहे थे। तो उदयवीर सिंह ने उन्हें ऐसा नहीं क्यों कहा मालूम था कि आपको देखकर तो लोग मतलब विश्वास शब्द से प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। कौन कौन? ये जो वर्तमान समय में माननीय नीतीश जी के हटने के बाद जो भी पार्टियां इसमें शामिल हैं। क्यों कहा? जी, मैं फिर आप मिश्रा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, भाई उदयवीर सिंह जी की पार्टी। कौन सी वाली? मुलायम सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके। और जो तो ये प्राइवेट लिमिटेड सन्स के यहाँ जो सोनिया जी एंड सन्स लिमिटेड कांग्रेस की पार्टी है। सवाल ले लो। जी जी। ये फिर प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के दफ्तर मुख्यालय पर आके उनके नेताओं से क्यों मिलते थे आप? हम लोकतांत्रिक सपा कार्यालय में लोकतांत्रिक सरकार की गठन करना चाहते थे, लोकतांत्रिक संगठन का गठन करना चाहते थे। ये आपको कब पता चला कि सपा वाले प्राइवेट लिमिटेड हैं? ये मिलने से पहले अखिलेश यादव की या उसके बाद? नहीं, ये सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को मिलाते हुए। तो भैया जाते क्यों थे इनके यहाँ बात करने जब ये लोकतांत्रिक सरकार का गठन करने के लिए हम जो माननीय नीतीश जी ने पहल किया था, उस पहल में कांग्रेस की अति महत्वाकांक्षा सामने आई और वो अपने एक नेता को, जो कि पहिए वाले सूटकेस को सर पे लेके चलते हैं, उन्हें देश का प्रधानमंत्री। अच्छा, आप रात में जब घर जाते होंगे और आपके घर वाले आपसे बात करते होंगे तो आप उन्हें क्या जवाब देते हैं? जैसे मान लीजिए कि भाभी जी पूछती होंगी, बच्चे पूछते होंगे, तो उनको आप क्या जवाब देते हैं? भाई, देश की कैसे सामना कर पाते हो? देश की जनता को हम फिर आपके चैनल के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि माननीय नीतीश जी ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ठीक, मैं उदयवीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, चूंकि आपने एक पर्सनल कमेंट किया उनकी पार्टी पे, इसलिए अगला जवाब वो देंगे। बोलिए उदयवीर जी। देखिए, ऐसा है, नीतीश जी आए, नेताजी के तो जो पुराने साथी रहे नीतीश कुमार जी, कोई नए तो थे नहीं। पक्ष में विपक्ष में आए, गठबंधन की बात की, हमको तैयार किया, मनाए, हमने कहा ठीक है आप संयोजक बनिए, जो बनिए, हमने तो कुछ नहीं मांगा ना अपने लिए। नीतीश कुमार जी कहते थे मुझे भी नहीं चाहिए, आप बता रहे हैं कि हमको ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। जो बातें हमारे जेडीयू के साथी बोल रहे हैं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। जब नीतीश जी, इनके नेता इतनी जल्दी उलट पलट जा रहे हैं, तो ये इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं बेचारे। अब आपको ये परिवारवादी कह रहे हैं, तो आपने तब इनको क्या पता नहीं था? नहीं, बेशर्माई की हद जब नेता पार कर गया, कौन, तो फिर कार्यकर्ताओं से क्या लड़ाई? जो आदमी इंडिया अलायंस बनाने घूम रहा है, अरे तेजस्वी यादव ने गलत काम कर रहे थे, आप बर्खास्त कर देते, आप मुख्यमंत्री थे। सरकार का मुखिया कौन था? नीतीश कुमार। अगर तेजस्वी यादव ने कोई गलती की तो सरकार फोड़ने की जरूरत क्या थी? भाजपा से मिलने की जरूरत क्या थी? आप तेजस्वी यादव पे कार्रवाई करते, मुकदमा लिखाते, बर्खास्त करते। हमारी सरकार थी तो क्या हमारे नेता ने अपने मंत्रियों को बर्खास्त नहीं किया? जमीन घोटाला था, कोई घोटाला था, आप जांच करा देते। ये कौन सी बात हुई कि उनके साथ बैठे रहेंगे, गलबैयाँ करके सरकार चलाते रहेंगे और एक दिन रात को उठेंगे, सुबह कहेंगे ये बहुत गलत कर रहे थे इसलिए मैं विपक्षी खेमे में चला गया। तो ये राजनीति में, जो मैं निश्चित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, जो बेशर्माई की हदें थीं वो पार हो गई हैं, इसलिए ऐसे तर्क वितर्क उसका जवाब देना भी मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों का अपमान है। कोई तर्क की बात हो, कोई राजनीतिक सिचुएशन बदल गई हो, कोई पॉलिटिकल बात आई हो, कंक्लूड करें तो उसका जवाब दिया जाए। ठीक है, शरद त्रिवेदी जी को लाया जाए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। त्रिवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आलोचना आपकी भी हो रही है कि आपने भी विचारधाराओं को तिलांजलि देकर नीतीश कुमार का दामन थाम लिया, क्यों? क्योंकि आपको लोकसभा का चुनाव बिहार में जीतना है। मिश्र जी, देखिए, पांडे जी और उदयवीर जी की बात सुन के मुझे एक चीज का गर्व है कि हमारे देश में और हमारी राजनीति में अभी नैतिकता जिंदा है और कुछ लोग हैं जो छान के गंगा जल पीते हैं। ये बहुत अच्छी बात है
ये बात दूसरी है कि पहले मायावती की हत्या करने का प्रयत्न किया गया, फिर मायावती जी की सरकार बनाई गई, फिर उत्तर प्रदेश में लड़के पसंद थे, फिर उत्तर प्रदेश में लड़के नहीं पसंद थे, पहले अखिलेश वखिलेश थे, फिर उन्होंने कहा चिरकुट नेता है, फिर उन्होंने उनको 11 सीटें दे दी। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसके बाद भी नैतिकता जिंदा है। तो ये मतलब हमारे लिए, सबके लिए गर्व का विषय है कि साहब। और दूसरी चीज जो अभी हमारे पांडे जी कह रहे थे कि साहब जो ईडी का मतलब अब ये जो आप कहते थे कि पार्टी विद अ डिफरेंस, तो ये बात अब भूल जानी चाहिए लोगों को। जीप से लेके जीजाजी तक जितने स्कैम थे, किसी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, इनकी अपनी सरकार थी। एयरबस घोटाला, बोफोर्स घोटाला, एचडीडब्ल्यू सबमरीन डील घोटाला, 2G 3G जीजाजी, किसी और इन्हीं के साथ नीतीश कुमार थे, तो आपको कोई झिझक नहीं हुई उनका साथ लेने में? नहीं, अगर नीतीश जी हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे दरवाजे तो कांग्रेस के लिए भी खुले हैं। हम तो कह रहे हैं आइए, हम देश के लिए काम करने को तैयार है। सपा के लिए भी हमारे दरवाजे खुले। हम तो, हमारी तो राष्ट्रवादी पार्टी है। जो अगला 20 सेकंड में उदयवीर जी को देता हूँ, बस 20 सेकंड आपसे कुछ कहना चाहते हैं, गो अहेड। पॉलिटिकल गठबंधन होना और अपनी वैचारिक लाइन को कूद के दूसरी तरफ चले जाना, दोनों अलग अलग बात हैं। मुझे लगता है देश भी समझता है, लोग भी समझते हैं। लोग अपनी बात छुपाने के लिए जिस ओम प्रकाश राजभर की अभी ये बात कर रहे हैं, उनका जरा 4 स्टेटमेंट चला दीजिए। अरे देखिए, तो बड़े उनके साथ तो दुखद हो रहा है, शपथ नहीं हुई। इनकी पार्टी वाले ने निकाल देंगे कि तुमने क्यों बुराई करके ये चलवा दिए। तो मैंने कहा, जब निर्लज्जता की हदें ही पार कर चुके हैं, राजनीतिक गठबंधन होते हैं, दलों के बीच में मेल होता है। ये थोड़ा होता है कि एक बार जनमत लेके आए और 3 बार उसी में दल बदल लिए, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। भाई उमाशंकर जी, इल्जाम आप पर लग रहा है कि आप लोगों ने ठीक से हैंडलिंग नहीं की, इसी कारण नीतीश कुमार चले गए। ये बड़ा आसान सा ट्रेंड 2013 से चल रहा है ब्रजेश जी, उस पर मुझे बहुत नहीं कहना है। मैं अभी भाजपा के साथी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 2G पता नहीं क्या क्या, एक में भी कांग्रेस पार्टी के एक नेता का एक बाल भी बांका मोदी जी 2014 से आज तक नहीं कर पाए। सिर्फ इनकी पार्टी के, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, जिनको पूरे देश ने 1 लाख रुपए लेते हुए देखा और वो जेल गए। तो ये इनकी पार्टी, सर बिहार इनकी पार्टी, ये क्या कह रहे थे अभी आप, वो पता नहीं, अब तो ये भूल गए होंगे। चरित्र जैसा नाम ही इनको सूट नहीं करता, ये भूल गए होंगे, इतने चरित्रहीन हो गए हैं, राजनीतिक चरित्रहीन। बाकी पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात देखिए, काफी इरिटेट हो आज आप। नहीं, मैं इरिटेट नहीं हूँ। देखिए, मैं अभी हम अच्छे शब्दों में भी आलोचना कर सकते हैं। जेडीयू के भी साथी को मैं सुन रहा था, कह रहे थे कांग्रेस अछूत थी। अरे प्रभु, हमारा यूपीए का गठबंधन चल रहा था, केरला से लेके कश्मीर से लेके वेस्ट बंगाल तक हमारा अलायंस एग्जिस्ट करता था, एग्जिस्ट कर रहा है। वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट के साथ हमारा अलायंस था, है केरला में यूडीएफ हमारा अलायंस था, है बिहार कश्मीर में एनसी के साथ हमारा अलायंस था हमारा। हम अछूत नहीं थे प्रभु, अछूत नीतीश जी भी नहीं है। वो क्या है, वही है जो इधर भी उधर जहां देखा वहीं जाके अदा बिखेर के आ गए, वही उनकी अदा बन गई है। और इसीलिए जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं। जी, ये तो कह रहे हैं फिदा है अदा पे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि जहां उनको मिला गए, अदा दिखाए, और बस वही जो महफिल लूट लेने वाली बात है, जिसको ये खुद बेचारे अंदर तक पीड़ा हुई है आपको। अपने मैं महसूस कर सकता हूँ कि आप कुछ ऐसा असंसदीय भी बोलना चाहते हैं। कौन सा गंभीर विषय सीबीआई का है। इन्होंने अपने ही नेता को अदा दिखाने वाला बता दिया। इससे ज्यादा खुल के और क्या कह सकते थे। दूसरी बात, मैं एक महत्वपूर्ण, एक गंभीर बात कह दूं, जिसको राहुल गांधी जी ने भी उठाया। अब नीतीश जी गए हैं, राहुल गांधी की बात को देश गंभीरता से नहीं लेता। सुन लीजिए, नीतीश जी अब उधर गए हैं। नीतीश जी ने जाति जनगणना बिहार में कराया। अब मोदी जी को आके, अब तक तो मौन रहे हैं जाति जनगणना पर, अब उनको बोलना पड़ेगा। अब उनको बोलना चाहिए कि जो जाति जनगणना बिहार में नीतीश जी ने कराया है, अब मोदी जी को जाति जनगणना पर आकर बोलना चाहिए। अभी यूजीसी का जो ड्राफ्ट आया है ब्रजेश जी, 7,000 केंद्रीय, बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए, 7,000 केंद्रीय विद्यालयों में प्रोफेसर के आरक्षित पद हैं, जिसमें 3,000 मसला खत्म हो गया, 3,000 पद रिक्त हैं। आरएसएस और बीजेपी आरक्षण को समाप्त करने और मनीष कश्यप को समीक्षा की बात कर रही है। मनीष कश्यप जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष कश्यप जी, वर्तमान जो राजनीति बिहार में चल रही है, आप बिहार का राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं और आपको क्या लगता है
कोई उम्मीद बची है या फिर यही सब बिहार देखने के लिए विवश है? नहीं, वर्तमान समय में तो बिहार यही सब देखने को विवश है। लेकिन मैं बिहार के सभी नेताओं से, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे बिहार के साख पे बट्टा ना लगे, बिहारियों के साख पे बट्टा ना लगे। और नेशनल न्यूज चैनलों पे जब हम लोग बैठे तो बिहार का पॉजिटिव छवि वहां पे आए, निगेटिव छवि ना आए। अगर बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में भी कोई निगेटिव बोलेगा, जैसे विदेशों में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई निगेटिव बोले तो भारत का छवि खराब होता है, वैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार के सरकार के बारे में कोई भी निगेटिव बोलेगा नेशनल न्यूज चैनल पे तो उससे बिहार का छवि खराब होगा। तो बिहार के सरकार को यह ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा गलत ना किया जाए। बिहार के नेताओं को ध्यान रखना है, बिहार के मंत्रियों को ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा गलत ना किया जाए कि साख पे बट्टा लगे। और ये बार बार गठबंधन चेंज करने से बिहार के साख पे बट्टा लगा है और बिहार के लोग इससे नाराज है। और कमाल की बात यह है कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक भी इससे नाराज है। ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है, ये सच्चाई है। तो ये सारी चीजों को सोचना होगा और सोच समझ के अगर ये लोग निर्णय लेंगे तो हम लोग अपना आदर्श मानेंगे। हम लोग अपना आदर्श किसी विधायक, किसी सांसद, पिछली बार ये 17 सीट बांट के 2019 में लड़े थे। इस बार पलड़ा तो बीजेपी का सीट बंटवारे में भारी रहेगा, नीतीश कम होंगे। देखिए, बीजेपी अगर अकेले दम पे लड़े तो भी पलड़ा भारी है बीजेपी का। और बीजेपी अगर जदयू के साथ मिलकर लड़े तो भी पलड़ा भारी है बीजेपी का। बीजेपी पिछली बार 40 में से 39 सीट जीत गई थी। अगर जदयू, देखिए आप नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए इतने ख्यालात अच्छे रखते हैं और अजय सिंह हैं जेडीयू के प्रवक्ता, आपको हंसिया और खुरपा से तुलना कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात आप क्यों पलट गए? उस वक्त तो आप कह रहे मनीष जी, एक तब तो आप मनीष को कह रहे थे हमने कहा कि हंसिया और खुरपा है। जिस विषय पे चर्चा हो रही है उस पे बात बाकी उन्होंने बिहार विकास की जो बात किया है उस पे तो सभी नेताओं को ध्यान देना ही होगा। विकास तो कर रहे भैया पांडे जी। हाँ, वो 55 घोटाले तेजस्वी जी ने गिनाए थे, जिसमें भागलपुर का वो पुल भी गिर गया, जल नल योजना, सृजन घोटाला, 1000 करोड़ का तो शुक्रिया, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। नीतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना कीमती वक्त इस बेहद गंभीर परिचर्चा के लिए निकाला। और बहनों भाइयों, आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।